हम अध्ययन कर रहे हैं महान चित्रकार पिकासो के बारे में। और जैसा कि हमने पूर्व के लेक्चर में अध्ययन किया कि पेरिस में मलागा स्पेन में जन्मे पिकासो जो है वो घनवाद के प्रमुख प्रणेता रहे और उनके जो जीवन काल है, कार्यकाल है, उसको हम विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें हमने उनके ब्लू पीरियड और रोज पीरियड के बारे में अध्ययन किया। और इसी दौरान उन्होंने अपना जो मूल झुकाव है वह आइबेरियन मूर्तिकला की तरफ हुआ। और इसके बाद वो पेरिस छोड़ने से पहले पिकासो ने गट्रड स्टीन नामक महिला का एक पोर्ट्रेट बना रहे थे। ये जो पोर्ट्रेट है ये काफ़ी प्रसिद्ध है पिकासो के व्यक्ति चित्रों की श्रेणी में। और करीब 80 बार उन्होंने उस महिला को मॉडल के रूप में बिठाया और उसके बाद भी वह उनकी मुखाकृति से संतुष्ट नहीं हुए और उनको इस चित्र के बारे में टिप्पणी हुई कि ये वह महिला लग नहीं रही, तो भी वो कहते थे कि लगेंगी एक दिन लगेंगी। तो 80 बार उन्होंने उस महिला को, गट्रुड स्टीन नामक महिला को बनाने का प्रयास किया और फिर उसको अधूरा छोड़ दिया। और फिर वह पुनः जब पेरिस वापस लौटे तो नवीन ढंग से उस चित्र पर कार्य आरंभ किया और उसमें एक कठोर किंतु सशक्त व्यंजनापूर्ण मुखौटे के रूप में इन्होंने इसका अंकन किया। तो एक जो इनकी कला में जो आदिमवाद है या आदिम कला शैलियों का जो प्रभाव है और आइबेरियन मूर्तिकला, जो प्राचीन आइबेरियन मूर्तिकला में मास्क है, मुखौटे हैं, उनका प्रभाव उनके चित्रों में दिखा। तो एक जैसे मुखौटा होता है एक सशक्त, उस रूप में इनका उन्होंने अंकन करने का प्रयास किया। अब जो है उनका गुलाबी युग या रोज पीरियड का जो समय है 1900 रोज पीरियड 1904 से 6 का समय, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और 1906 और 7 में अंकित उनके चित्रों की जो आकृतियां हैं वे जो है सपाट हो गई, कोणात्मकता आने लगी और आदिम जैसी नज़र आने लगी। तो आइबेरियन मूर्तिकला का जो प्रभाव है उनके चित्रों में आने लगा। और उनकी जो मूर्तिकला उन्होंने वहाँ देखी थी उसमें मुखौटे और सशक्त, मतलब एक जो लाइन है वो थोड़ी सी स्ट्रेट लाइंस का यूज़ हो रहा था। तो उनके चित्रों में भी वो कोणात्मकता, सपाटपन आने लगा। इन्होंने इसमें बहुत गाढ़ा रंग का प्रयोग किया था जिससे रिलीफ जैसा प्रभाव आ गया। आकृतियाँ बहुत अधिक व्यंजक बन गई हैं। तो जो ठोसपन है आकृतियों में, रिलीफ जो कि एक उभरी हुई आकृति के रूप में होता है, वैसा प्रभाव इन चित्रों में हम देखते हैं। इन दोनों वर्षों में पिकासो शक्ति के नवीन स्रोतों की खोज में लगे रहे। उन्होंने रंग के भौतिक धरातल को सत्य माना। घनवाद में धरातलों को यथार्थ एवं कल्पना के मिश्रित प्रभाव उत्पन्न करने की दृष्टि से अपारदर्शी और पारदर्शी दोनों प्रकार से लगाया जाता है। किंतु पिकासो अपनी कला को और अधिक लौकिक बनाना चाहते थे। वह आकृतियों में एक निश्चयात्मकता लाना चाहते थे। इस युग में प्राकृतिकतावादी प्रवृत्ति, नेचुरलिज्म का जो यथार्थवाद है उसका विरोध हो रहा था, किंतु फिर भी वस्तुओं के ढांचे, सघनता एवं भौतिक अस्तित्व के सौंदर्य को नहीं छोड़ा जा सकता था। यह अंतर्विरोध घनवादी रचना शैली के वर्णन से स्पष्ट होता है। जो रियलिज्म का तो विरोध हो रहा था, परंतु फिर भी जो मूलभूत ढांचा है वस्तु का या व्यक्ति का या जो भी आकार हम चित्रित कर रहे हैं, तो उसका मूल आकार जो है और उसका जो घनत्व है, जो भौतिक अस्तित्व है, जैसे अगर मान लीजिए हम स्टिल लाइफ बनाते हैं
तो अगर हम कोई जग की स्टिल लाइफ बना रहे हैं, स्टिल लाइफ को अगर हम आधुनिकता के दृष्टिकोण से या घनवाद के दृष्टिकोण से बनाते हैं तो उसका मूल भाव या मूल आकार या मूल अस्तित्व उसमें नज़र आना चाहिए। ये भाव संघर्ष जो है उस समय उनके चित्रों में और उनके जीवन में आ रहा था कि यथार्थवाद जैसा दिख रहा है वैसा ही चित्रित करने का तो विरोध हो रहा था और वह भी उससे बच रहे थे, और परंतु फिर भी आकारों को किस प्रकार परिवर्तित किया जाए या आकारों को कितना सरल किया जाए, ये एक संघर्ष था। पूर्वे की कला में एक और प्राकृतिकतावाद का था जिसका बहिष्कार 20वीं शती में आकर हो गया था। दूसरी ओर उसने सुनिश्चित आकारों वाले यथार्थ को प्रस्तुत करने की चेष्टा की थी, वही आगे की कला में अनुकरणीय हुई। इन रूपों को समकालीन भाषा में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति ही 20वीं सदी के घनवाद का प्रधान लक्ष्य बनी। जो रूपों को समकालीन भाषा में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति मतलब जो आकार हैं और वर्तमान में जो हम महसूस करते हैं और उसके जो आकारों में हम परिवर्तन सरलता के साथ कर पाते हैं, वही चीज़ जो है घनवाद का प्रधान लक्ष्य बनी। 1907 में पिकासो की कृति एविग्नोन की सुंदरियाँ, ली डेमेल्स डी एविग्नोन, काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है ये और इसकी वजह से इनकी काफ़ी प्रसिद्धि हुई। हालांकि यह चित्र जो है पिकासो ने जब बनाया और इस पर मातिस की प्रतिक्रिया सुनकर उन्होंने लगभग 1916 तक इस चित्र को प्रदर्शित ही नहीं किया। जो ली डेमेल्स डी एविग्नोन नामक चित्र है 1907 में इन्होंने बनाया था और जो अभी है ये म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में ये स्थित है। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चित्र है और इसके बारे में प्रश्न आ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका प्रश्न आ सकता है कि ये जो चित्र किसने बनाया या कौन से सन में बनाया या किस माध्यम में है या फिर अभी ये कहाँ स्थित है। तो इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा उपयोगी हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चित्र है और एक तरह से घनवाद का एक प्रतिनिधि चित्र के रूप में ये जाना जाता है। तो ये घनवाद को बहुत इससे प्रेरणा मिली और इस चित्र की तैयारी में पिकासो ने अनेक आरंभिक अध्ययन चित्र बनाए थे। उनसे इनकी शैली की सूक्ष्म रूप योजना के विकास का रोचक इतिहास ज्ञात हो जाता है। आरंभ से यह स्पष्ट है कि इसके पीछे सेजा की बाथर्स के संयोजन सौष्ठव की भूमिका रही। मातिस का नाम जो मातिस भी इससे संयोजित कहीं ना कहीं जुड़े रहे और उनका चित्र है द जॉय ऑफ लाइफ, है ना, वह भी ये इस चित्र के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा। और सेजा का जो चित्र है बाथर्स, वह भी इनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। नग्न आकृतियों के वास्तु के समान सपाट एवं आयताकार संयोजनों को ही इन दोनों चित्रों में महत्व प्रदान किया गया। मातिस फिर भी कुछ काव्यात्मक लयात्मक रूप में दृश्यांकन प्राकृतिक पृष्ठभूमि की ओर झुक गए थे। मातिस के दृश्य के खुले वातावरण में प्रकाश और वायु का पर्याप्त प्रवेश था, किंतु पिकासो ने अपनी आकृतियों को घरेलू आंतरिक वातावरण में एक सुबद्ध स्थान में अंकित किया। तो मातिस और पिकासो, हालांकि दोनों की उम्र में अंतर था, परंतु दोनों एक ही समय के चित्रकार थे और उनके बीच में वार्तालाप और डिस्कशंस होते रहते हैं। और मातिस भी उन दिनों बहुत वो स्थापित चित्रकार के रूप में थे और उनके चित्रों में रंगों का उन्मुक्त प्रयोग, फॉविज्म जो है जंगलवाद जिसको कहते हैं, वह उसके प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं।
तो उनके चित्रों में फिर भी कहीं ना कहीं हमें जो है प्रकाश और जो वास्तविकता का कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखाई दे जाती है। परंतु पिकासो जो आप चित्र बना रहे थे, जिसमें ली डेमेर्सिल्स डी एविग्नोन की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसके अंदर बिल्कुल सपाट वातावरण है। उसके अंदर कहीं हम प्रकृति या पृष्ठभूमि या प्रकाश या वातावरण नहीं देखते और पूर्ण तरह से एक तरह से काल्पनिक चित्र के रूप में हम इसको जानते हैं। और पिकासो के रंगों की व्यंजकता भी अधिक कलापूर्ण है, यथार्थ नहीं है। इसमें प्राकृतिक दूरी संबंधों का किंचित भी संकेत नहीं मिलता। इस चित्र के आरंभ के स्केचों में पिकासो ने 2 नाविक भी अंकित किए थे। एक स्त्री के हाथों में एक खोपड़ी भी दी थी, किंतु चित्र के अंतिम स्केच में सभी वस्त्रावृत आकृतियां तथा एक स्थिर जीवन के छोटे से संयोजन के अतिरिक्त अन्य सभी दृश्यात्मक उपकरणों को छोड़ दिया था। तो इनके जो इस चित्र को बनाने के लिए जो उन्होंने डिफरेंट स्केचेस किए थे, तो उसमें परिवर्तन आया। इसमें एक जैसा कि एक नाविक और एक इस स्त्री के हाथों में एक खोपड़ी दिखती, वो हटा दिया गया और एक चित्र के निचले भाग में एक छोटी सी स्टिल लाइफ जिसमें अंगूर है और नाशपाती और एप्पल जैसा कुछ 2-3 फल रखे हुए हैं, एक तरबूज जैसा फाँक कटे हुए तरबूज है, और उसके अतिरिक्त 5 स्त्रियों के नग्न अवस्था में चित्र हैं। तो ये जो है घनवाद का प्रतिनिधि चित्र है। और आकृतियां तथा वेश इतने साधारणीकृत हैं कि उनके लिंग अथवा व्यवसाय का कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ना उन पे परिधान है, और जो स्त्री के रूप में जो अंग विशेष होते हैं वह भी इतने साधारण तरीके से बनाए हैं कि उसके अंदर हमें स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं दिखाई पड़ता। इस चित्र में 5 आकृतियां हैं, जिसमें बाईं ओर की 3 आकृतियां आइबेरियन शैली में हैं और गत्रुत के व्यक्ति चित्र की भांति मुकुटों के समान अंकित है। तो इसमें जो 5 में से 3 आकृतियों को शायद उन्होंने इसमें बाद में वापस काम किया, और जो 2 आकृतियां हैं वह फिर भी सामान्य स्त्रियों की तरह उनके चेहरे हैं। बाकी 3 आकृतियों के जो चेहरे हैं वो मुखौटों के समान है, जो आइबेरियन मूर्ति शिल्प से प्रभावित नजर आते हैं। और यही बात उनके गट्रुडस्टीन के व्यक्ति चित्र में जो एक मुखौटा है उस रूप में ये नजर आती हैं। इनके वस्त्र एवं पर्दे ज्यामितीय खंडों तथा सपाट धरातलों के रूप में अग्रभूमि एवं पृष्ठभूमि का भेद समाप्त कर रहे हैं। हिम के समान नीले, गुलाबी, श्वेत, उन्नावी तथा मटमैले रंगों के द्वारा शीतल रंग योजना की सृष्टि की गई है तथा त्रिकोणों एवं वक्र रेखाओं में बनाई गई आकृतियां विभिन्न रंगों को प्रतिबिंबित करते हुए टूटे हुए कांच के समान प्रतीत होती है। तो रंग योजना में भी जो है कई रंगों का प्रयोग किया। वक्र रेखाएं और त्रिकोण रेखाओं में कहीं कहीं वक्रता है, कहीं कहीं कोणात्मकता या त्रिकोणात्मकता है। और चित्र की सामान्य योजना के रूप में दाहिने ओर की दोनों आकृतियां हैं और उनके चेहरे अफ्रीकन मुखौटों की गंभीर शैली से चित्रित हैं। इन्हें नारंगी, गहरे नीले, हरे तथा लाल रंगों के समांतर तुलिका स्पर्शों से स्पष्ट किया गया है। रंगों का धरातल खुरदरा है। चित्र के शेष भाग की तुलना में इन आकृतियों द्वारा एक विचित्र प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। दाहिनी ओर की ये दोनों आकृतियां भी अरूप विधि से कल्पित की गई हैं। तो कुल मिलाकर जो संपूर्ण चित्र है वो एक नवीन शैली में बना, रेखाओं की दृष्टि से, रंगों की दृष्टि से, संयोजन की दृष्टि से, प्राकृतिक वातावरण
या पृष्ठभूमि या प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश का कहीं इसमें हमें नज़र नहीं आता। पूर्ण रूप से एक कल्पित बंद वातावरण में ये चित्र को बनाया गया है और यही इस चित्र की नवीनता है, जो कि एक घनवाद के प्रतिनिधि चित्र के रूप में जाना जाता है। अब आने वाले लेक्चर में हम इससे जुड़े और चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।